हेलो, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी सीए। आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा नोबेल प्राइज़। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि नोबेल प्राइज़ किसने एस्टैब्लिश किया है, क्यों किया है, क्या रीज़न है। इन सभी क्वेश्चन से डील करते हुए हम जानेंगे नोबेल प्राइज़ को। सेकेंड, हम देखेंगे आज नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, ठीक है। एंड जो बाकी के आपके नोबेल प्राइजेज़ हैं वो अदर वीडियोस में आपके कवर किए जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं कि नोबेल प्राइज़ आपका कब से देना शुरू किया गया है। सो 1901 से इसे देना स्टार्ट किया गया है बाय द क्रिएटर, स्वीडिश डायनामाइट इन्वेंटर एंड वेल्दी बिजनेसमैन ऑल्फ्रेड नोबेल। इनके ऑनर में ये नोबेल प्राइजेज़ दिए जाते हैं इन द फील्ड ऑफ साइंस, लिटरेचर एंड पीस। स्टार्टिंग में सिर्फ इन्हीं 3 फील्ड्स के अंदर आपके नोबेल प्राइजेज़ दिए जाते थे, लेकिन बाद में लेटर पीरियड्स के अंदर, लेटर ईयर्स में इकोनॉमिक्स फील्ड के अंदर भी नोबेल प्राइज़ दिया जाने लगा। सो ऐसा क्यों हुआ? 27 नवंबर 1895 में ऑल्फ्रेड नोबेल ने अपनी लास्ट अपना जो टेस्टामेंट है उसको साइन किया और उन्होंने अपने विल में लिख कर दिया कि वो चाहते हैं कि उनके पास जो भी वेल्थ है उससे प्राइजेस दिए जाएं, ठीक है। सीरीज़ ऑफ प्राइजेस दिए जाएं इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। तो उनकी विल में उन्होंने बोला था कि सिर्फ फिज़िक्स में, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस, इन फील्ड्स के अंदर आप नोबेल प्राइजेस देना है, ठीक है। वो ऐसा क्यों करते थे? बिकॉज ही बिलीव दैट, उनको यकीन था कि जो नॉलेज है साइंस एंड ह्यूमैनिज्म, इन सब के थ्रू ना सोसाइटी काफ़ी कैपेबल है, वो लोगों को है ना हेल्प कर सकते हैं, लोग एक दूसरे की सोसाइटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक। तो वो चाहते थे कि इस तरह के जो प्राइजेज़ हैं, जो लोग आपके नॉलेज के थ्रू बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए वर्क कर रहे हैं, उनको एनकरेज किया जाए, ठीक है। सो इसीलिए उन्होंने इस तरह का एक विल लिखा जिसमें उन्होंने ये अपनी इच्छा जाहिर की कि मेरी वेल्थ के साथ किस तरीके से डील किया जाएगा, ठीक है। सो इकोनॉमिक जो फाउंडेशन है, इकोनॉमिक फाउंडेशंस जो है, जो नोबेल प्राइजेज़ देती हैं, वो 1895 में ही एस्टैब्लिश की गई थी, क्योंकि ऑल्फ्रेड नोबेल ने ही अपने ही विल के अंदर ही लिख दिया था कि एक तो प्राइजेज़ के बारे में बात की कि भाई एस्टैब्लिश करना है प्राइज़, एंड जो नोबेल फाउंडेशन है जो इन प्राइज़ को डील करेगी, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, नोबेल ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि भाई ये प्राइजेज़ डिस्ट्रीब्यूट किए जाएँ, तो नोबेल फाउंडेशन उसका ध्यान रखेगी। एंड जो भी नोबेल की, अल्फ्रेड नोबेल की जो भी वेल्थ थी उसको मैनेज करेगी, ठीक है, ताकि वो उसकी नोबेल की विल को फुलफ़िल कर सके, उनके इंटेंशंस के अकॉर्डिंग काम कर सके, ठीक है। सो 1895 में ही नोबेल फाउंडेशन को एस्टैब्लिश कर दिया गया था, एंड जो प्राइजेज़ हैं उनको भी उन्होंने अपने विल में लिख दिया था कि प्राइजेज़ दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से उनका कहते हैं उद्घाटन हो गया विल का, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि नोबेल की विल के बाद उन्होंने अपनी विल छोड़ दी। फिर उनकी डेथ के बाद क्या किया गया, प्राइज़ अवॉर्डिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उनको एस्टैब्लिश किया गया अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी जिसमें आपके प्राइजेज़ देने हैं, ठीक है। अब सो ये जो नोबेल प्राइज़ है ये देता कौन है? इसे प्रेजेंट करने वाला, प्रेजेंट करने की बात करें, स्वीडिश किंग प्रेजेंट करते हैं। जो आपकी सेरेमनी होती है स्वीडन के अंदर ही, कैपिटल स्टॉकहोम में, ठीक है। 10 दिसंबर को ये आपका प्राइज़ प्रेजेंट किया जाता है। अभी तो अनाउंस किया है, ये 10 दिसंबर को सेरेमनी के थ्रू दिया जाएगा। और 10 दिसंबर को ही क्यों चूज़ करते हैं? क्योंकि उस दिन नोबेल की डेथ हुई थी, ठीक है। सो अपना पूरा एक कहते हैं ना प्रोग्राम पूरा करके और फिर आपके वहाँ के स्वीडन के किंग ये प्राइज़ प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ कि अब हम बात करें कि अब तक कितने दिए जा चुके हैं, तो 1901 से लेकर 2022 तक जो नोबेल प्राइजेज़ हैं और जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ है वो आपका दिया जा चुका है अराउंड
615 टाइम्स। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, बस मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ यहाँ पर कि नोबेल प्राइजेज़ जो है 1901 से जो देना स्टार्ट किया था वो अब तक कंटिन्यूड है ये प्रोसेस, ठीक है। अब हम ज़रा आगे देखते हैं कि नोबेल प्राइजेज़ के बारे में जो हम बात कर रहे थे कि कौन देता है। सो पूरा जो इस इंटरनेशनल अवार्ड का एडमिनिस्ट्रेशन है वो करता कौन है? नोबेल फाउंडेशन करती है जो स्टॉकहोम में बेस्ड है, ठीक है। एंड जो आपका स्वीडन का सेंट्रल बैंक है रिक्स बैंक, इसकी प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा। 1968 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक रिस्क बैंक ने एस्टैब्लिश किया था स्वेगेरिश रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंसेस। मतलब स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने 1968 में इकोनॉमिक्स के अंदर दिया जाने वाला प्राइज़ भी उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। सो ये याद रखना है आपको कि जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वो इकोनॉमिक्स में नहीं दिया जाता है, उसका नाम अलग है। नाम क्या है उसका? स्वेगेरिश रिक्स बैंक प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेस, ठीक है। सो लेकिन ये इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल दिया जा रहा है तो इसको हम बोल देते हैं कि नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स है, ठीक है। लेमन टर्म्स में हम बोल देते हैं। नाउ ये तो एस्टैब्लिश करने की बात हुई कि बनाया किसने, प्रेजेंट कौन करता है, कौन सिलेक्शन करता है कि किसको दिया जाएगा इकोनॉमिक्स में प्राइज़। सो वो करता है आपका रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, ठीक है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस का टास्क है कि वो जो भी नोबेल प्राइज़ देना है वो पर्सन सेलेक्ट करेगी एंड वो ही फिर प्रेजेंट करेगी, ठीक है। एंड इन्होंने ये काम अपना प्रेजेंट करने का 1969 से देना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब इस प्राइज़ में होता क्या क्या है? अब ये जो प्राइज़ होता है इसमें एक मेडल होता है, एक पर्सनल डिप्लोमा होता है एंड कैश अवार्ड भी दिया जाता है। एंड ये प्राइज़ आपका मैक्सिमम 3 पर्सन्स के बीच शेयर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जिनको ये दिया जाता है उसको हम बोलते हैं नोबेल प्राइज़ लॉरेट। जिन भी पर्सन को देते हैं ना उसको नोबेल प्राइज़ लॉरेट बोलते हैं। लॉरेट का मतलब होता है कि लॉरेल रेथ, ठीक, जिसका ग्रीस में क्या मतलब होता है? एंशिएंट ग्रीस के अंदर लॉरेट रेथ जो अवार्ड दिया जाता था वो एक साइन था ऑनर का, एज ए विक्टर है कि वो विक्टर्स हैं, ऑनर का एक साइन है, ठीक है। इसलिए उन्हें बोल दिया जाता है नोबेल प्राइज़ लॉरेट्स। अब बात करते हैं कि कौन सेलेक्ट करता है। तो देखो अल्फ्रेड नोबेल ने तो अपनी विल के अंदर सिंपली बोल देता है कि नोबेल फाउंडेशन आपका ये सारा मैनेज करेगी प्राइजेस को, ठीक है। लेकिन क्या किया गया उसके बाद इंडिविजुअल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको डेजिग्नेट कर दिया गया कि आपको इस फील्ड को डील करना है, दूसरे वाले को ये करना है। तो वो कौन कौन से वो देखते हैं। फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के जो नोबेल प्राइजेज़ हैं वो दिया जाता है बाय द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, ठीक है। ये वही इकोनॉमिक्स वाला ही है। नेक्स्ट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट फॉर मेडिसिन, स्वीडिश एकेडमी फॉर द लिटरेचर एंड नॉर्वे का जो पार्लियामेंट है वहाँ से एक कमेटी बनाई जाती है 5 लोगों की, 5 पर्सन्स की, जो कि इलेक्ट करते हैं नोबेल पीस प्राइज़ विनर को, ठीक है। सो ये भी एक ऑल्टरमेंट हो गया। अभी तक ये तीनों जो है आपके स्वीडन बेस्ड है, लेकिन ये जो पीस प्राइज़ है दिया जाता है बाय नॉर्वेगियन पार्लियामेंट देता है अपनी कमेटी बना के 5 पर्सन की, ठीक। सो अब हम देख लेते हैं पूरा डिटेल में कि नोबेल फाउंडेशन करता क्या है, इसका मेन एम क्या है, क्या फंक्शन है इसका। सो नोबेल जो फाउंडेशन एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो 1900 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एंड इसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्या है कि जो अल्फ्रेड नोबेल की विल की इंटेंशन है उसको फुलफ़िल करना होता है, ठीक है। एंड इसे मैनेज करना है, जो भी अल्फ्रेड नोबेल अपनी वेल्थ छोड़कर गए हैं उसको इन्हें मैनेज करना है एंड अपने इस तरीके से मैनेज करना है कि लॉन्ग टर्म तक ये प्राइज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा सके, ठीक है। एंड इनको ये भी टास्क दिया हुआ है कि उन्हें ये जो नोबेल थे इनकी वेल्थ को इस तरीके से मैनेज करना है कि वो जो इनकी वेल्थ है वो इंक्रीज़ करती रहे, ठीक है, ताकि ये जो नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन की हिस्ट्री है ये मोर देन 100 ईयर्स तक आपकी चलती रही। नहीं तो आपको सोचना चाहिए 1901 से लेकर अब तक 2022 तक 615 बार जब ये प्राइज़ दिया जा चुका है
तो ऐसी कितनी वेल्थ थी, और हर बार कैश प्राइज भी दिया जाता है और हर साल दिया जाता है, राइट। सो इसीलिए नोबेल फाउंडेशन क्या करता है, उनकी जो वेल्थ है ना उसको इस तरीके से अपना एसेट्स में कन्वर्ट करता है जिससे कि उनकी वेल्थ ख़त्म नहीं होगी, मतलब आप उसको वहाँ से आपको प्रॉफिट आता रहे और आप उसको यूज़ कर लो प्राइज़ देने के लिए, ठीक है। एंड नोबेल फाउंडेशन का काम भी ये है कि जो प्राइज़ अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशंस है ना, उनके जो भी कॉमन इंटरेस्ट है उसको सेफ गार्ड करें। एंड इस तरीके से आपको एक्टिविटीज़ करवानी है नोबेल फाउंडेशन को कि जो एस्पायरेशन है, इंस्पिरेशन है, नॉलेज की डिसेमिनेशन होगी फॉर रिगार्डिंग द नोबेल प्राइज़, वो आपकी डेवलप की जा सके। अब ये जो हम बात करते हैं, हमने स्टार्टिंग में अभी बात किया था कि नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो नॉर्वे देता है, नॉर्वे का पार्लियामेंट देता है, लेकिन बाकी के सारे जो नोबेल प्राइजेज़ हैं वो स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? सो रीज़न ये है कि नोबेल जब उस टाइम पे अपने लाइफ टाइम में थे ना, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम नॉर्वे एंड स्वीडन एक यूनियन था, ठीक है। एंड उस टाइम पे क्या हुआ था कि स्वीडन ने इन्वेड किया था नॉर्वे को और उसे फोर्सेबली एक यूनियन बनाने को मजबूर किया था 1814 में, ठीक है। इसी वजह से नोबेल को उस टाइम पे लगा होगा, ये एक अजम्पशन है, हमें उसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता। तो ये अजम्पशन है कि उस वक्त हो सकता है कि नोबेल को लगा हो कि भाई नॉर्वे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि स्वीडन तो थोड़ा उस टाइम पे उनको लगता था, उनकी टाइम की बात है कि भाई हिस्ट्री रही है इसकी तो मिलिटेरिज्म की। सो पीस प्राइज़ एक ऐसा कंट्री दे जो कि मिलिट्रीली इन्वेड कर रहा है किसी और कंट्री में, सो वो आपका कहते ना मैच नहीं कर रहा, कॉन्ट्राडिक्शन में आ रही है बात। तो इसीलिए उन्होंने नॉर्वे को सेलेक्ट किया कि नॉर्वे जो है वो ज़्यादा सूटेबल लोकेशन रहेगी फॉर द पीस प्राइज़, ठीक है। सो उसी के बाद से ही आपका नोबेल पीस प्राइज़ कम्प्लीटली नॉर्वे का अफेयर है। नॉर्वे ही अपनी कमेटी बनाकर अपनी सेरेमनी अपनी ही कैपिटल ओस्लो में 10 दिसंबर को ये पीस प्राइज़ देता है। एंड बाकी के जितने भी अदर प्राइजेज़ हैं वो स्टॉकहोम में, स्वीडन की कैपिटल में दिए जाते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स डील विद द फर्स्ट, हमारा जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है इन द मेडिसिन। सो इस टाइम दिया गया है कैटलीन कैरिको, आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, एंड ड्रू वेस्टमैन, ठीक है। इन दोनों को आपका नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन दिया गया है 2023 का। एंड ये किस लिए दिया गया है? क्योंकि इन्होंने जो mRNA की टेक्नोलॉजी है कोविड वैक्सीन्स बनाने के लिए उसे डेवलप किया था। तो उनकी जो डिस्कवरीज़ हैं जिनकी वजह से आपकी कोविड-19 की वैक्सीन्स जो हैं उन्हें डेवलप किया जा चुका है, और वो जो वैक्सीन्स थी वो mRNA के ऊपर बेस थी, ठीक है। सो इसीलिए आपका नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। अब लास्ट ईयर जो दिया गया था वो दिया गया था स्वांते पाबो को, ठीक है। और इन्हें किस लिए दिया गया था? क्योंकि इन्होंने जो जीनोम है उसकी सीक्वेंसिंग कर दी थी ऑफ नीदरथल। ये एक एक्सटिंक्ट रिलेटिव्स हैं जो अभी प्रेजेंट डे ह्यूमन से, उनका जीनोम सीक्वेंसिंग इन्होंने कर दिया था। एंड इन्होंने जो एक अननोन ह्यूमन रिलेटिव है उनको भी डिस्कवर किया था जो कि डेनिसोवांस है, ठीक है। सो इसलिए इन्हें दिया गया था। एंड जो 2 इम्पॉर्टेंट मुझे नोबेल प्राइजेज़ मिले मेडिसिन के फील्ड में तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। जैसे पेनिसिलिन की डिस्कवरी के लिए किसको मिला हुआ है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 में। एंड ह्यूमन ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी के लिए कार्ल लैंडस्टेनर को दिया गया है इन 1930, ठीक है। सो आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं इसको। अब बात करते हैं कि mRNA वैक्सीन्स होती क्या है। सो देखिए mRNA का मतलब होता है मैसेंजर RNA, और RNA खुद क्या होता है? RNA एक न्यूक्लिक एसिड है जिसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जिसका यूज़ करके आपकी सेल के अंदर जिसका काम है, एक ऑर्गन है जिसका काम दिया हुआ है, सेल के ऑर्गन है
कि वो प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, तो मैसेंजर आरएनए ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेकर उस सेल ऑर्गन के पास जाता है और उसको क्या डिलीवर कर देता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दे देता है कि भाई ये वाला प्रोटीन बनाना है। ठीक है, ये इसका काम है बेसिकली। सो mRNA जो वैक्सीन्स होती हैं, अब हम इनकी अगर बात करें तो इनकी कोशिश होती है कि ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दें ताकि आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ डेवलप करके आपका बॉडी को तैयार कर ले, अगर कोई भी लाइव वायरस फ्यूचर में आता है तो वो उसके साथ डील कर सके। ठीक है, ज़्यादातर जो वैक्सीन्स होती हैं ना, कुछ वैक्सीन्स जो ज़्यादातर पहले हम यूज़ बनाते भी थे और अभी बनाई गई हैं कोविड के टाइम पर, वो आपकी यूज़ करती थी डेड बैक्टीरिया को, ये डेड या वीकेंड बैक्टीरिया को जो कमज़ोर कर दिया गया है, ज़्यादा आपके बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाएगा, इस तरह का बैक्टीरिया या वायरस जो है उसको बॉडी के अंदर एंटर कराया जाता था ताकि आपकी बॉडी रिस्पॉन्स दे सके। ठीक है, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स क्रिएट कर सके, और जब आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स क्रिएट होता है तो बॉडी एंटीबॉडीज़ जनरेट करती है जिनसे कि वायरसेस और बैक्टीरिया को मारा जा सके। ठीक है, लेकिन mRNA जो वैक्सीन है उसके अंदर ये जो डेड वायरस या बैक्टीरिया है mRNA के अंदर नहीं दिया जाता। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाता है, एक जेनेटिक मटेरियल का एक छोटा सा पीस, आपकी जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है उसका छोटा सा पीस उठाकर आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा देंगे। ठीक है, एंड वो जो जेनेटिक मटेरियल उठाया जाता है वायरस का या बैक्टीरिया का, वो कोशिश करते हैं कि वो उसकी मेम्ब्रेन से उठाया जाए। वायरस और बैक्टीरिया का जो सेल है उसकी मेम्ब्रेन पर पाया जाने वाला जो प्रोटीन है उसका जेनेटिक मटेरियल उठाकर आपका mRNA की फॉर्म में बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक, सो जो ये प्रोटीन आपका वायरस की मेम्ब्रेन पर पाया जाता है उसको हम बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। ठीक है, समझ आया? सो इसे डिलीवर करवाया जाएगा। एंड जो mRNA वैक्सीन है इसमें याद रखना पूरा का पूरा वायरस बॉडी में इंजेक्ट नहीं करवाते, इंट्रोड्यूस नहीं करवाते, बॉडी को ऐसा नहीं करते बॉडी के अंदर वायरस ही छोड़ दिया कि ले अब सीख ले इसके साथ कैसे एंटीबॉडीज़ बनानी, ऐसा नहीं करते। ठीक है, सो ये अब मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बताने वाली हूँ अगर आपको जीन के बारे में कुछ नहीं पता है तो। सो देखो, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है पिक्चर में, ये आपका पूरा एक सेल है, सेल के सेंटर में ये जो दिखाया गया पोर्शन ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक, क्रोमोसोम इस तरह का ये स्ट्रक्चर है, दिख रहा है, ये एक्स बना हुआ दिख रहा है आपको, ये इस तरह का कुछ आपका स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम्स का। अब ये क्रोमोसोम का ये स्ट्रक्चर जो है बना कैसे है, ये आपकी पूरी एक चेन दिख रही है जो इसमें से निकल रही है, क्रोमोसोम से निकलती हुई पिक्चर में आपको दिख रही होगी। ये जो पूरी चेन है ये चेन है आपकी डीएनए की। ठीक है, सो डीएनए क्या है, पूरा एक रिबन हो गया, बड़ा सा रिबन हो गया, जिसे अगर आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में इकट्ठा करके, जैसे इस पूरे रिबन को अगर आप इकट्ठा करके एक जगह पर कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखते हो तो उसको क्या बोल देते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है, अब डीएनए के इस पूरी चेन के अंदर कोई एक ऐसा पोर्शन होगा जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडिंग, एक ऐसी कोडिंग एक कोई भी ऐसी कोडिंग लेकर बैठा होगा जिसमें आपकी जो बॉडी के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको हम डिफ़ाइन कर सके, उनको जनरेट किया जा सके। मतलब जैसे कि अगर आपके बालों का कलर ब्लैक होना है मान लो, ठीक है, कोई भी बच्चा पैदा होने वाला है आप मान लीजिए, और उसका कलर कैसे करवाना है, ब्लैक करवाना है। ठीक है, सो उसके डीएनए में जो एक ये पूरा पोर्शन है जिसे हम क्या कहते हैं, जीन कह रहे हैं, इस पोर्शन के अंदर आपकी कोडिंग मिलेगी। अब ये कोडिंग किस चीज़ की होगी वो हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर है आपका डीएनए का। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये बना किससे होता है, यहाँ पर अगर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा हो क्लियरली कि यहाँ पर ये दो
आपको रिबन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, जो एक दूसरे के साथ एंटेंगल्ड है, ठीक है। इन्हें हम दोनों को बोलते हैं स्ट्रैंड्स। एंड ये स्ट्रैंड आपका बना किससे है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, बेसिक बता रही हूँ जो आपको समझ आ जाए। ये जो स्ट्रैंड है इसके अंदर बनावट होती है, मतलब ये बनता किससे है, मॉलिक्यूल जो मेन है वो यहाँ पर है एक शुगर, ठीक है, एक पेंटोज शुगर होती है जो यहाँ पर एक दूसरे के साथ जॉइंट होती है, जिनसे आपका स्ट्रैंड बनता है, ठीक है। एंड जो ये आपकी पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर है, इस शुगर के ऊपर आपको कहीं पर भी एक जगह पर बेस मिलेगा, ठीक है। ये जो बेसेस हैं डीएनए में 4 तरह के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। नाम है जैसे कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, सॉरी इस साइड है, दूसरी तरफ थे, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, थायमिन। ये 4 बेसेस आपके इस पेंटोज शुगर के ऊपर अटैच होते हैं, कोई भी एक अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई बात एक स्ट्रैंड की। ऐसा ही दूसरे स्ट्रैंड पर भी होता है कि पेंटोज शुगर के ऊपर आपको ये बेसेस अटैच्ड मिलेंगे, ठीक है। अब ये जो बेसेस होते हैं, एक स्ट्रैंड के बेसेस आपके दूसरी स्ट्रैंड पर जो बेस लगा हुआ है, जो बेस दूसरे स्ट्रैंड पर भी लगा हुआ है, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है। सो जो ये ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को, उस बॉन्ड को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। सो ये इस तरीके से आपका स्ट्रैंड 2 डीएनए के एक दूसरे के साथ अटैच्ड रहते हैं, ठीक है। एंड ये जो आपका बेस लगा है यहाँ पर अटैच हुआ है, और दूसरी तरफ जो ये अटैच हुआ है स्ट्रैंड का ये जो बेस, यहाँ पर भी पेयरिंग इनकी फिक्स है कि कौन किसके साथ पेयर करेगा, ये भी फिक्स है। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एडेनिन होता तो वो अटैच करेगा सिर्फ और सिर्फ थायमिन के साथ। अगर यहाँ पर होता गुआनिन, ठीक है, गुआनिन अगर बेस होता तो दूसरी तरफ आपको हमेशा साइटोसिन ही मिलेगा, कोई और बेस नहीं मिलेगा, ठीक है। गुआनिन के साथ भी नहीं करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म, ठीक है। सो ये आपकी पेयरिंग इनकी फिक्स होती है। सो एडेनिन करता है थायमिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म, और जो गुआनिन है वो करता है आपका साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जो मेन चीज़ आपको देखनी है, जो मैंने बताना चाह रही हूँ, कि ये जो आपका सीक्वेंस है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए एडेनिन लग गया आपके एक स्ट्रैंड पर, इसके बाद आपका अटैच हो गया गुआनिन है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए साइटोसिन है स्ट्रैंड पर बेस पर, और यहाँ पर आपका है थायमिन। ऐसे ही पूरे में चल रहा है, मैं एग्जांपल के लिए ले रही हूँ। ये आपका डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है। यहाँ पर सामने कौन आएगा, एडेनिन के सामने हमेशा थायमिन मिलेगा, गुआनिन के सामने हमेशा कौन मिलेगा, साइटोसिन, साइटोसिन के सामने कौन मिलेगा, गुआनिन, थायमिन के सामने कौन मिलेगा, हमेशा एडेनिन। तो इस तरीके से ये आपके जॉइंट है। तो यहाँ पर अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो ये पूरा सीक्वेंस नहीं बन गया। अगर मैं अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आऊँ तो सीक्वेंस क्या बन गया है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। ये जो बेसिस का सीक्वेंस बन रहा है इसी को ही हम कहते हैं कोड। यही इन्फॉर्मेशन है आपके सेल के अंदर, जो कि बताती है कि बॉडी की किस पार्ट का क्या कैरेक्टरिस्टिक होने वाली है। जैसे स्किन का कलर क्या रहेगा, तो वो इन्हीं सीक्वेंस से ही डिसाइड होता है, ठीक है। सो अब आपको समझ आ गया कि जीन क्या है और वो कैसे आपका जेनेटिक मटेरियल कहलाता है, क्यों कहलाता है, इसी सीक्वेंस की वजह से, ठीक है। हर जगह ये सेम नहीं मिलता। अब हम बात कर लेते हैं आरएनए के बारे में। सो आरएनए में और डीएनए में सिर्फ इतना फ़र्क है कि आरएनए में 2 स्ट्रैंड की जगह पर एक ही स्ट्रैंड होता है। डीएनए में 2 स्ट्रैंड हमने बात की है, यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख भी रहा है। आरएनए में सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड होता है। एंड यहाँ पर जो आपका बेस यूज़ होते हैं उसमें भी फ़र्क है। यहाँ पर साइटोसिन होता है, गुआनिन होता है, एडेनिन होता है एंड यूरेसिल होता है। थायमिन डीएनए में होता है, लेकिन यूरेसिल आपका प्रेजेंट होता है आरएनए में, ठीक है। एंड आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये डिफरेंस समझ आ गया इनके बीच में क्या है।
अब यही जो आरएनए है इसके भी काफ़ी टाइप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसके भी 2-3 टाइप्स हैं, हम उनके बारे में नहीं जान रहे, सिर्फ एक ही टाइप देख रहे हैं, वो है mRNA। और mRNA क्या होता है? mRNA होता है मैसेंजर आरएनए, जिसका सिंपल काम क्या है कि वो न्यूक्लियस से ये जो आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जीन है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसी प्रोटीन को बनाने के लिए चाहिए, किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए चाहिए, मैसेंजर आरएनए उसे न्यूक्लियस से उठाकर कहाँ ले जाएगा? राइबोसोम के पास ले जाएगा। यहाँ पर इस पिक्चर में अगर आपको ध्यान से देखें तो आपको इस मेम्ब्रेन के ऊपर ये छोटे छोटे आपको डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, राइट। इन्हीं डॉट्स को हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स बोलते हैं। और इन्हीं का ही काम होता है प्रोटीन को फॉर्म करना, ये इनका काम है, ठीक है। सो मैसेंजर आरएनए क्या कर रहा है? सिंपली न्यूक्लियस से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उठाकर लेकर आता है और राइबोसोम को डिलीवर कर देता है कि आपको ये वाला प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, ठीक है। सो इसी मैसेंजर आरएनए को यूज़ किया गया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन, ठीक है, वैक्सीन, सॉरी यू कैन से। सो सबसे पहले आरएनए को एज ए मेडिसिन में थेरेपेटिक यूज़ जो है उसका प्रमोशन किसने किया था कि भाई हम कर सकते हैं, आरएनए को यूज़ कर सकते हैं? सो वो किया गया था बाय द थॉमस एंड इसकी प्रोनाउंसिएशन सॉरी मुझे नहीं आती, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। इन्होंने इसकी प्रमोशन की थी कि हम आरएनए को मेडिसिन फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, 1989 में। फिर उसके कुछ लेटर ऑन पीरियड्स बाद, कुछ आपकी टेक्निक्स आने के बाद ये बोला गया कि हाँ इसे वैक्सीन की फॉर्म में भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये आपका जेनेटिक मटेरियल जो है वो इसके पास काफ़ी कम होता है एंड इसकी वजह से आपका जो भी आपको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ कोडिंग के लिए भेजनी है, आपको कोडिंग के लिए जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भेजनी है वो आप इजीली दे सकते हो, ठीक है। सो इसीलिए क्या किया गया? कॉमन अप्रोच क्या रखी गई ड्यूरिंग द पेंडेमिक? कॉमन अप्रोच की हम बात कर रहे हैं। उस टाइम पर ये करते थे कि किसी भी डेड वायरस के अंदर, जैसे कि इनएक्टिवेटेड वायरस है जो लिया गया था, चिंपैंजी को जो अफेक्ट करता है वो डेड वायरस, जिसको हम बोलते हैं चिंपैंजी एडिनो वायरस। इस वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन बनाने वाला जो जीन कोड है, थ्रू mRNA इस वायरस में एंटर कराया गया एंड वो आपका इनएक्टिवेटेड वायरस ह्यूमन बॉडी में एंटर कराया गया ताकि जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का वो इस स्पाइक प्रोटीन को देखकर एंटीबॉडीज़ क्या कर दे? जनरेट कर दे। ये कॉमन अप्रोच रही है, ठीक है। फिर इसके बाद अब डिफरेंस क्या है mRNA में और DNA की वैक्सीन्स में? सो DNA जो है उसी से ही आपका बनता है आरएनए, सेल के अंदर ही डीएनए से ही बनता है आरएनए, ठीक है। सो अगर आपको स्पाइक प्रोटीन बॉडी के अंदर ही बनवाना है, वायरस का ही स्पाइक प्रोटीन बॉडी के सेल के अंदर ही बनवाना है, तो अगर आप डीएनए वैक्सीन यूज़ कर रहे हो तो डीएनए के एक छोटे से पार्ट को आपको कन्वर्ट करना होगा इनटू आरएनए और फिर आप बॉडी के अंदर स्पाइक प्रोटीन मैन्युफैक्चर करवा सकते हो, ठीक है। सो जब कोविड का टाइम चल रहा था उस टाइम पर जो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है उसको यूज़ करने की कोशिश की गई, लेकिन दिक्कत क्या आती है mRNA के साथ कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, मतलब बहुत वो है, मतलब स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। एंड अगर इसे रूम टेम्परेचर पे रख दिया जाए तो ये आपका टूट जाएगा, ठीक है, इसके टुकड़े हो जाएंगे। एंड अगर आपका mRNA के ऊपर बॉडी के जो एंजाइम्स हैं उन्होंने अगर एक्शन कर दिया, इंजेक्शन जब आपने बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया ना mRNA, तो उस टाइम पर आपका mRNA को डिसोसिएट कर देंगे बॉडी के एंजाइम्स, ठीक है, तो इसीलिए दिक्कत है। तो क्या किया जाता है कि mRNA वैक्सीन को डिलीवर करने के लिए उसे एक लेयर ऑफ लिपिड्स, ऑयली लिपिड्स जिसे हम बोलते हैं फैट सेल के अंदर एंटर करवा के पूरा रैप करके mRNA को और फिर बॉडी के अंदर एंटर कराया जाता है ताकि वो थोड़ा स्टेबल रहे और बॉडी के एंजाइम्स की वजह से वो टूटे ना, ठीक है। एंड जो
mRNA यूनिट यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। mRNA लिपिड यूनिट मतलब फैट सेल के अंदर एंटर कराने के बाद जो mRNA पूरा बनाया गया है उसको कोशिश की जाती है कि वो बिल्कुल दिखाई कैसा दे, वायरस की तरह ही दिखाई दे, ठीक है, एंड जिससे कि आपकी बॉडी को ऐसा लगे कि एक फॉरेन एलिमेंट आया है, ठीक है, और अब मुझे इम्यून सिस्टम को जगाना होगा और इस जो ये बाहर का फॉरेन एलिमेंट आया है मुझे इसे किल करना है, ठीक है। फ़र्क इतना है कि ये जो आप mRNA की यूनिट भेज रहे हो विद द फैट सेल, इसमें वायरस जैसा ही दिखाई देगा, लेकिन इसमें पावर नहीं होगी कि ये रेप्लिकेट कर सके, मतलब अपने जैसे और सेल्स प्रोड्यूस कर सके जो वायरस करता है, ऐसा काम नहीं कर पाएगा ये, ठीक है। लेकिन अगर हम डीएनए वैक्सीन्स की बात करते हैं तो वो तो काफ़ी स्टेबल रहती हैं, ठीक है, और उनको आप वैक्सीन के फॉर्म में अगर यूज़ करना है तो अगर वायरस के अंदर इंजेक्ट करके भी आपको बॉडी में एंटर कराना है तो बहुत आसान रहता है, ठीक है। सो आरएनए जो वैक्सीन्स हैं उनका इंट्रोडक्शन कराना बॉडी में इफ़ेक्टिव तो उतना ही है जितना डीएनए वैक्सीन्स है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है उसको इंट्रोड्यूस करवाने में, उसके स्ट्रक्चर को स्टेबल रखने में, ठीक है। सो ये डिफरेंस है बिटवीन आरएनए एंड डीएनए वैक्सीन्स। और भी इसके कुछ आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं वो और देख लेते हैं, चैलेंजेस क्या हैं एमआरएनए वैक्सीन्स के साथ। ये एक सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम है कि इन्हें आपको फ्रोज़न रखना पड़ता है एट -90 डिग्री सेल्सियस टू -50 डिग्री सेल्सियस तक, इतने टेम्परेचर पे आपको फ्रीज़ करके रखना पड़ता है एमआरएनए वैक्सीन्स को। और अगर आप उसको बाहर निकाल दो, ठीक है, 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे अगर आप उसे ले आओ तो वो 1 महीने तक ही चलेगा, उसके बाद वो डिसोसिएट होने लग जाएगा। और कॉमर्शियल फ्रीज़र्स में इसे अप टू 2 वीक्स आप स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। तो ये एक चैलेंज है, इसे फ्रोज़न रखने का एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि रूम टेम्परेचर पे ये स्टेबल नहीं है, टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि एडवांटेज क्या है मेजर एमआरएनए और डीएनए वैक्सीन्स का, वो ये है कि ये दोनों ही वैक्सीन्स ना सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल भेजती हैं बॉडी के अंदर, वो पूरा वायरस एंटर नहीं कराती आपकी बॉडी में, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल देती हैं, जिस जेनेटिक मटेरियल को यूज़ करके आपकी खुद की ही बॉडी वायरस वाला प्रोटीन बनाएगी, जिसे हम स्पाइक प्रोटीन कह रहे हैं यहाँ पर, और फिर आपकी बॉडी को लगेगा कि ये प्रोटीन क्या बन गया हमारी बॉडी में, फॉरेन है, हम नहीं जानते इसे, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है अब वो एक्टिवेट हो जाएगा और इसे किल करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सो ये आपका मेजर एडवांटेज है आपके इस वैक्सीन का। सो देखो, अगर सिर्फ जेनेटिक कोड ही आप एंटर करवा रहे हो बॉडी के अंदर तो क्या सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, आपके जो वायरसेस हैं और जो बैक्टीरियाज हैं वो क्या हो जाते हैं, हमेशा म्यूटेट हो जाते हैं, अपग्रेड कर लेते हैं अपने आप को, है ना, ताकि वो अच्छे से आपके होस्ट के ऊपर अटैक कर सकें, ठीक है। लेकिन आपकी ये जो वैक्सीन्स है ना, इनका भी यही फ़ायदा है कि आप जो नया वेरिएंट आया है डिजीज़ कॉज करने वाले बैक्टीरिया का या वायरस का, उसका जेनेटिक मटेरियल उठा के डाल दो, तो मतलब आप अपनी वैक्सीन्स को भी इजीली अपडेट कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई नया स्टार्टिंग से आपको रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी कि अभी नया वेरिएंट आए तो इसको कैसे मारे ना, ठीक है, सिर्फ जेनेटिक कोड से ही काम चल जाएगा। सो वायरल जो वेक्टर वैक्सीन्स होती हैं जैसे कि कोविशील्ड है, कोविशील्ड के अंदर क्या करते हैं, डीएनए को रैप किया जाता है दूसरे वायरस में, ठीक है, और उसको बॉडी में इंजेक्ट करा दिया जाता है, ठीक। लेकिन एमआरएनए के अंदर क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्पाइक प्रोटीन का जो कोड है वो फैट मॉलिक्यूल के अंदर डाल के बॉडी में भेज दिया जाता है। सो ये एक डिफरेंस हो गया आपके लिए अनदर, कि डीएनए वाली वैक्सीन में क्या होगा, वायरस के अंदर डीएनए डाल के भेजा गया, और एमआरएनए वाली वैक्सीन में क्या करते हैं, सिंपली फैट मॉलिक्यूल के अंदर स्पाइक प्रोटीन का कोड डाला, जेनेटिक कोड डाला और डाल दिया बॉडी के अंदर भेज दिया, ठीक। सो एमआरएनए जो वैक्सीन्स है ड्यूरिंग कोविड टाइम सबसे पहले आपकी जो डेवलप करने लग गई थी, जो कंपनीज ने डेवलप की हैं वो है मॉडर्ना, फिजर एंड पूना बेस्ड जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स, इन लोगों ने एमआरएनए वैक्सीन्स डेवलप की थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपका सिग्निफिकेंट क्यों है, क्यों नोबेल प्राइज़ दिया, ठीक है। सो नोबेल प्राइज़ इसलिए दिया गया है क्योंकि जो एमआरएनए है ये अगर आप लैब के अंदर रखते हो ना तो उसे स्टेबल रखना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जैसे हमने अभी बात की दिक्कत क्या आती है,
एंड फिर सेकंड दिक्कत क्या आती है, इसे बॉडी के अंदर डिलीवर कराना। जैसे हमने बात की ना, बॉडी के एंजाइम्स आपके अटैक कर देंगे mRNA पर, ठीक है, तो एंजाइम्स ही तोड़ देंगे, तो इस सेल के पास तो पहुंच ही नहीं पाता, ये रास्ते में ही टूट जाएगा। ठीक, सो mRNA जो वैक्सीन है, लैब के अंदर भी स्टेबल रखना मुश्किल था, डिलीवर करना भी इसको काफ़ी ज़्यादा चैलेंज है। ठीक है, और तीसरा ही प्रॉब्लम क्या और आती है, आपकी बॉडी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन दे देती है mRNA को लेकर। मतलब जैसे ही mRNA को बॉडी में एंटर कराया जाता है और मान लीजिए किसी तरह ये बॉडी के सेल के पास पहुंच भी जाता है, तो आपकी बॉडी ना, उसका इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है। वो ये सोचता है कि ये तो कुछ और ही RNA आ रहा है, हमारे पास क्या आ गया है बाहर से, तो वो सीधा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके mRNA को वो काम करना शुरू करे उससे पहले ही ख़त्म कर देंगे। हमारा एम क्या है mRNA को बॉडी में एंटर कराने का? हम चाह रहे हैं कि जेनेटिक कोड सेल के अंदर जाए, वो उस प्रोटीन को बनाए, ताकि फिर बॉडी को पता चले अच्छा ये प्रोटीन अगर बाहर से आया तो मुझे इसे किल करना है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो पहले ट्रिगर हो जाता है और इस mRNA को पहले ही ख़त्म कर देता है। ठीक है, सो ये mRNA वैक्सीन्स के साथ ये तीसरी सबसे बड़ी चैलेंज आ रहा था, एंड इन तीनों चैलेंजेस को ओवरकम करके ये डिस्कवरी की गई है। सो सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने पूरी जर्नी क्या रही है। एक स्टोरी टाइप से आप एक बार सुन लेंगे, आपको याद हो जाएगा किस तरीके से किया इन्होंने। सो कैरिको जो कैटलीन कैरिको थी, कैटलीन कैरिको ने क्या किया है, इन्होंने 1990s में इसके ऊपर काम करना शुरू किया इन द यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया। आई एम रियली सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। सो यहाँ पर इन्होंने अपना काम करते थे। उसी टाइम इन्होंने डिसाइड किया था कि mRNA जो टेक्नोलॉजी है इसको मैं वैक्सीन डेवलपमेंट में यूज़ करूँगी। ठीक है, थेरेपेटिक प्लेटफॉर्म के ऊपर इसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। लेकिन उस टाइम पर उन्हें उनकी यूनिवर्सिटी में ना बहुत ज़्यादा एनकरेज नहीं किया गया था। उन्हें फंडिंग की प्रॉब्लम आती थी, और ऊपर से जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर उन्हें क्या फेस करना पड़ गया था, इवन डिमोशन भी फेस करना पड़ गया था, सैलरी पे कट भी उन्हें फेस करना पड़ गया था। लेकिन फिर भी उन्होंने ये चीज़ फॉलो की। अब ऐसा क्यों हो रहा था, लोग वहाँ पे इतना सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे थे यूनिवर्सिटी में? दैट इज़ बिकॉज 1980s में इस टेक्नोलॉजी का जब एकदम से बूम आया कि हाँ ये टेक्नोलॉजी एक डिस्कवर हुई है, उसके बाद ना ये जो आपकी mRNA है ये लैब के अंदर देखा गया, जब इस टेक्नोलॉजी के ऊपर और रिसर्च करने की बात की गई कि है ना यहाँ पर तो ये ना इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर रहा है, काम तो करने नहीं दे रहा है। जैसे ही हम mRNA को बॉडी के अंदर एंटर कराते हैं, इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है, वो mRNA को ख़त्म कर देता है। तो आगे का हम इसमें क्या ही मेडिसिनल यूज़ कर सकते हैं? तो उन्हें लगता था कि कोई तरीका नहीं है जिससे कि बॉडी के अंदर जाके कोई मेडिसिन की तरह काम करेगा। हम जब भी इसे भेजेंगे बॉडी में, बॉडी का इम्यून सिस्टम ट्रिगर होगा और इसे ख़त्म कर देगा। ठीक है, सो ये दिक्कतों की वजह से ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं रहे, लोगों को लगता था कि नहीं इसका कोई यूज़ नहीं है। सो इसीलिए कैटलीन कैरियोको को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन बाय चांस शी मेट ड्रू वेस्टमैन, जो कि वहाँ पर उसी यूनिवर्सिटी में एक फेलो रिसर्चर्स थे। उनको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा कि हाँ mRNA को एज ए वैक्सीन पोटेंशियल है, इसमें कुछ कर सकते हैं हम इसे यूज़। सो उन्होंने इनके साथ अपना काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, एंड इसके बाद क्या हुआ, इनकी रिसर्च की वजह से धीरे धीरे इन्होंने आज इस मुकाम पर ले आए कि mRNA वैक्सीन्स बनती भी हैं। ठीक है, और इसी वजह से ना नोबेल प्राइज़ मिल रहा है। सो अगर हम बात करें mRNA, ये थोड़ा सा अबाउट के बारे में, अगर आपको पहले कुछ समझ नहीं आया तो आपको अब समझ आ जाएगा। ठीक है, सो जो मैसेंजर RNA है mRNA, वो आपका इंस्ट्रक्शंस कैरी करता है फ्रॉम द DNA इन द जीन्स। जीन फॉर्म के अंदर हमने बात की थी, जेनेटिक कोड होता है, उसको लेता है फ्रॉम द DNA, एंड वो जो आपका प्रोटीन है जिससे कि राइबोसोम बनवाना है हमें, कि राइबोसोम बना दे हमारे सेल में, उसको ये डिलीवर कर देता है। ठीक है, एंड ये जो आपका सिंथेटिक RNA था जो लैब में बनता था, उसमें कमी क्या थी, क्यों आपका जो इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो रहा था, उसका रीज़न था कि नेचुरल RNA के साथ सिमिलर नहीं था, देखने में उसके जैसा नहीं था, उसमें थोड़ी ना कमी क्या थी, शक्ल चेंज हो जाती, शक्ल चेंज थी। इसी वजह से आपका जो ये सिंथेटिक mRNA है इसके ऊपर इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो रहा था। ठीक है,
फिर उसके बाद जो कैरियोके और वेस्टमैन है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने mRNA में जो बेस पेयर्स हैं, ठीक है, एडेनोसिन, गुआनिन, साइटोसिन, इनको क्या कर दिया, मॉडिफिकेशन की इनके स्ट्रक्चर में, ताकि वो एक्चुअल जैसे नेचुरल mRNA की तरह दिखाई देने लगे। इस वजह से इनके पास ये इनको सक्सेस मिली कि mRNA को बॉडी में आपका एंटर भी करवाएंगे और आपका जो कहते हैं ना कि इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो रहा था वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो अब अगर डिटेल में आंसर करना चाहते हैं और इसे डिटेल्ड आंसर लिखना चाहते हो, अगर आपको कभी करना पड़े, तो आप ये इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हो कि बेसिकली उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने जो बेस पेयर है आरएनए का, mRNA का जो बेस पेयर है, वहाँ पर यूरेडिन को सब्स्टिट्यूट कर दिया था विद द सूडो यूरेडिन, मतलब जो यूरेडिन के जैसा ही दिखाई देता है, ठीक है। तो ये रिप्लेसमेंट करने की वजह से जो रिस्क था इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का वो कम हो गया था, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी उन्हें ना एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। अभी भी क्या प्रॉब्लम रह गई थी, वो ये थी कि जैसे ही आपका mRNA ह्यूमन सेल्स के अंदर एंटर करता है, सो वो आपका बहुत ईजीली ना डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि हमने बात की थी कि बॉडी के जो एंजाइम्स हैं वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। सो इस वजह से इस प्रॉब्लम को टैकल ये कैरियोके एंड वेस्टमैन ने नहीं किया, बल्कि एक और अनदर साइंटिस्ट हैं जो साइड बाय साइड अपनी रिसर्च कर रहे थे इंडिपेंडेंटली, और उन्होंने ये एक मेथड अपना डिस्कवर कर लिया था कि अगर लिपिड नैनो पार्टिकल्स के साथ आप mRNA को क्या करते हो, रैप कर कर बॉडी में इंजेक्ट करते हो, तो आपका जो mRNA है उसके ऊपर बॉडी के एंजाइम्स का फ़र्क नहीं पड़ने वाला, स्टेबल रहेगा mRNA। एंड ये साइंटिस्ट थे पीटर क्यूलिस, ठीक है। ये आपके काम कर रहे थे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, वहाँ पर इन्होंने इस बैरियर को भी ओवरकम कर लिया, ठीक है। सो अब ओवरऑल क्या हो गया कि आपका जो लैब में बनाया हुआ mRNA है, जिसके अंदर प्रोटीन है, प्रोटीन को बनाने वाला जो कोड है वो प्रेजेंट है, वो अब आपके सेल के अंदर इजीली एंटर कर सकता है जब उसे लिपिड नैनो पार्टिकल्स के साथ रैप करके बॉडी के अंदर एंटर कराया जाएगा। अब जैसे ही ये आपका जो mRNA है सेल के अंदर एंटर करेगा, तो वहाँ पर mRNA को रिलीज़ कर दिया जाएगा बाय द लिपिड नैनो पार्टिकल, क्योंकि लिपिड नैनो पार्टिकल्स को ही आपने रैप करके भेजा था उसके ऊपर। सो जैसे ही सेल के साइटोसोल में जाएगा, तो ये जो लिपिड नैनो पार्टिकल की रैपिंग है ये हट जाएगी और mRNA सेल के अंदर रिलीज़ हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा, mRNA जाकर फिर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा टू द राइबोसोम्स, जिनका काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। एंड अब आपके जो ये राइबोसोम्स होंगे वो उस mRNA के अंदर प्रोटीन को बनाने का जो कोड है उसके पास, जो वायरस का जो प्रोटीन का प्रोडक्शन का कोड आपने mRNA में डालकर भेजा था, राइबोसोम्स उस स्पेसिफिक प्रोटीन को, स्पेसिफिक प्रोटीन एंटीजन को प्रिपेयर करेगा, ठीक है। एंड इसकी वजह से जो बॉडी के अंदर आपका इम्यून सिस्टम है फिर वो ट्रिगर हो जाएगा जैसे ही वो प्रोटीन आपका जनरेट होगा, ठीक है। सो कैरिको का क्या हुआ कि उन्होंने जब ये अपने डिस्कवरीज वगैरह कर रहे थे, तो उन्हें यूनाइटेड स्टेट से भी बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट नहीं मिल रही अपनी जो भी डिस्कवरी वो कर रहे थे। देन शी मूव्ड टू द जर्मनी एंड उन्होंने बायोएनटेक को ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। एंड साथ में उनके कुछ आपके पार्टनर भी थे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने वेस्टमैन के साथ अपनी कोलैबोरेशन जारी रखी mRNA वैक्सीन को लेकर। वहीं पर जो पीटर क्यूलिस साइंटिस्ट थे, उन्होंने कनाडा में अपनी बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को लेकर एक एंटरप्राइज को भी एस्टैब्लिश कर लिया था जिसका नाम था एक्विटस थेरेपेटिक्स, ठीक है। सो 2009 में जो वेस्टमैन है वो क्यूलिस से मिलते हैं कि भाई आप हमारे साथ कोलैबोरेट कर लीजिए, आपका जो mRNA को बॉडी में एंटर कराने की टेक्निक है वो हमारे साथ अगर आप कोलैबोरेट करेंगे तो mRNA वैक्सीन डेवलपमेंट आपका और सक्सेसफुल हो जाएगा प्रोजेक्ट। सो डॉक्टर वेस्टमैन जो खुद आपके 2005 के टाइम के ऊपर 2005 के टाइम पर
कैरियोकी के साथ उन्होंने अपना जो उन्होंने ब्रेक थ्रू किया था mRNA को, उसको पेपर उन्होंने रिलीज़ किया, ठीक है। एंड 2015 में उन्हें ये पता चल गया कि mRNA आपका, उन्होंने ये अचीव भी कर लिया बल्कि, कि mRNA माइस के अंदर यूजिंग फैटी कोटिंग, जो लिपिड नैनो पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, उसके थ्रू उन्होंने माइस के अंदर ये करके भी देख लिया कि हाँ, क्यूलिस का जो ये प्रोजेक्ट था कि किस तरीके से आप mRNA को बॉडी में इंजेक्ट करा सकते हो, ये हमारे साथ सक्सेसफुल है और ये वैक्सीन जो हम बनाना चाह रहे थे बेस्ड ऑन mRNA, वो पॉसिबल है, ठीक है। सो इन्हीं के ही इनोवेशंस की वजह से आपकी कोविड के टाइम पर फिजर एंड उसका जो जर्मन पार्टनर है बायोएनटेक, इन दोनों ने mRNA बेस्ड जो आपकी वैक्सीन्स हैं उनको डेवलप किया। सो अगर हम बात करें कि वेस्टमैन क्या अकेलौता एक ही यही प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो नहीं, वो अभी काम जो कर रहे हैं फ़िलहाल वो जीका वायरस के ऊपर भी काम कर रहे हैं। लेकिन कोविड आ गया था तो उस टाइम पे, कोविड के टाइम पर कैरिको एंड जो बायोएनटेक कंपनी में काम कर रही थी, ठीक है, उन्होंने अपना जो ये टेक्नोलॉजी है कि स्पाइक प्रोटीन जो सार्स कोविड का है, SARS-CoV-2 का जो स्पाइक प्रोटीन है, उसका यूज़ करके आप बॉडी के अंदर इंजेक्ट करके एज ए वैक्सीन यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर उनका काम चल रहा था, ठीक है। सो एक्विटस थेरेपेटिक्स, उन्होंने अपनी फिर कोविड के टाइम पर ही ये जो लिपिड नैनो पार्टिकल की टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफ़र किया टू द बायोएनटेक, एंड फिर उसके बाद आपको देखने को मिला कि कोविड के टाइम पे वैक्सीन रिलीज़ हो गई। लेकिन वैक्सीन तो रिलीज़ हो गई, हमने देख लिया, बहुत अच्छा इनोवेटिव तरीका था, लेकिन है ना कुछ उस टाइम पर कंसर्न्स भी थे कि भाई ये कहीं ऐसा तो नहीं हो कि mRNA जाके सेल के DNA के साथ ही कोई इंट्रूजन करना शुरू कर दे, कोई इंटरफेरेंस क्रिएट करे, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट तो बल्कि ये भी कह रहे थे कि हो सकता है इन वैक्सीन की वजह से आपके जो हार्ट मसल्स है उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाए, वो सूज जाए, ठीक है, जिसे बोलते हैं माइक्रोकार्डिटिस एंड थ्रोम्बोसिस, जिस पे आर्टरीज और वेन्स के अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, ठीक है। सो इन जो पॉसिबल आपके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, इनकी उम्मीद लगाई जा रही थी mRNA की वजह से, लेकिन जो पॉसिबिलिटी थी, जो प्रोबेबिलिटी थी ऐसा होने की, वो काफ़ी लो देखी गई है, ठीक है। एंड बल्कि ज़्यादातर आपके mRNA वैक्सीन की वजह से लोगों की जान बच रही थी, ठीक है। सो इसके बाद आपको पता ही है, फिर इसके बाद हमारे कोविड में काम शुरू हो गया था कि कोविड के टाइम पर इस mRNA वैक्सीन की टेक्नोलॉजी को काफ़ी यूज़ किया गया और काफ़ी सारी आपकी जो कहते हैं कवरेज वो प्रोवाइड की गई, ठीक है। सो यही था आज आपका टॉपिक, यहाँ तक ही आज हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे जो नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन कीप स्टडिंग, बाय।